नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में काफ़ी गलतफहमियां हैं, सिजोफ्रेनिया। हमारे पास एक एकेडमिक स्टडी यूनिट है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके जो ज़रूरी पहलू हैं उन्हें साथ मिलकर समझें। हाँ, तो आज का हमारा मकसद क्या है? देखिए, इस चर्चा से हम सिजोफ्रेनिया की पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। मतलब ये असल में है क्या, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, ये हमारे सोचने के तरीके को कैसे बदल देता है, और सबसे ज़रूरी इसके इलाज के क्या रास्ते हैं। और ये सारी बातें हम उस स्टडी मटेरियल के आधार पर करेंगे जो हमारे पास है। चलिए शुरू करते हैं। एक आम गलतफहमी से बहुत लोग सोचते हैं कि सिजोफ्रेनिया मतलब स्प्लिट पर्सनालिटी। हाँ, ये बहुत कॉमन है ना, कि एक इंसान में कई लोग, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक गंभीर मानसिक स्थिति है, साइकोटिक विकार जिसे कहते हैं, और इसके पीछे बायोलॉजिकल कारण होते हैं। तो आइए थोड़ा गहराई में चलते हैं। तो सबसे पहले ये है क्या, स्टडी मटेरियल इसे एक गंभीर साइकोटिक विकार बताता है। अब साइकोटिक का मतलब क्या हुआ? मतलब वास्तविकता से संपर्क का टूटना। इसमें क्या हो सकता है कि व्यक्ति ऐसी चीजें देखे या सुने जो हैं ही नहीं, जैसे आवाजें सुनना। इसे कहते हैं मतिभ्रम या हेलुसिनेशंस। हाँ, ऑडिटरी हेलुसिनेशन सबसे कॉमन होते हैं इसमें। अच्छा, और या फिर वो ऐसी बातों पर यकीन कर सकता है जिनका कोई बेसिस नहीं है, जैसे कोई मेरे विचार पढ़ रहा है या मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। इसे भ्रम या डिल्यूजन कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि लक्षणों को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है पॉजिटिव लक्षण। पॉजिटिव का मतलब अच्छा नहीं है यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल। पॉजिटिव मतलब कुछ एक्स्ट्रा जुड़ गया है, कुछ ऐसा जो आमतौर पर नहीं होता, जैसे विचारों में गड़बड़ी, मतलब सोच बिखरी हुई है, लॉजिकल नहीं है, या फिर तरह तरह के भ्रम, जैसे पैरानॉइड डिल्यूजन कि मुझे खतरा है, और मति भ्रम तो है ही, सुनने वाले देखने वाले। और दूसरी तरफ है नेगेटिव लक्षण। नेगेटिव मतलब किसी सामान्य चीज की कमी, जैसे इमोशंस का एकदम फ्लैट हो जाना, देखकर लगे ही नहीं कि व्यक्ति कुछ महसूस कर रहा है या कर रही है। हाँ, सपाट भाव। बिल्कुल। या फिर किसी चीज में दिलचस्पी ना लेना, उदासीनता जिसे कहते हैं, एपैथी। और समाज से एकदम कट जाना, अकेले रहना। ये नेगेटिव लक्षण ना असल में व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा असर डालते हैं, कभी कभी पॉजिटिव लक्षणों से भी ज्यादा। हाँ, और ये जानना वाकई जरूरी है, जैसा हमने पहले भी कहा कि ये स्प्लिट पर्सनालिटी या मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है। स्टडी मटेरियल इस पर खास जोर देता है। हाँ, सिजोफ्रेनिया का नाम बेशन कीट शब्दों से आया है। स्किज़ीन मतलब बटना और फ्रेंड मतलब मन, पर इसका मतलब बटा हुआ मन बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। ये विकार जो है वो मुख्य रूप से संज्ञान मतलब कॉग्निशन को प्रभावित करता है। हमारी सोचने समझने की शक्ति, याददाश्त, ध्यान देने की क्षमता, लेकिन इसका असर व्यवहार और भावनाओं पर भी पड़ता है, और ये दिक्कतें लंबे समय तक रह सकती हैं। इसी वजह से अक्सर लोगों को सोशल लाइफ में या काम वगैरह में बहुत मुश्किलें आती हैं। और हाँ, इस पर भी बहस चलती रहती है कि क्या ये एक ही बीमारी है या फिर लक्षणों के हिसाब से इसे कई अलग अलग सिंड्रोम का ग्रुप मानना चाहिए, क्योंकि हर किसी में ये थोड़ा अलग दिखता है। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम कितनी कॉमन है, मतलब कितने लोग प्रभावित होते हैं इससे? कुछ आंकड़े हैं हमारे पास? हाँ, स्टडी यूनिट के हिसाब से अमेरिका में देखें तो करीब 1 से 1.5% लोग अपनी जिंदगी में कभी न कभी इससे प्रभावित होते हैं। और भारत की बात करें तो NIMH के आंकड़ों के आधार पर अंदाजा है कि करीब 4.3 से 8.7 मिलियन लोग सिजोफ्रेनिया से पीड़ित हैं। बाप रे। हाँ, मतलब यहाँ भी प्रसार दर लगभग 1% के आसपास ही है। तो ऐसा नहीं कि ये बहुत ही रेयर कंडीशन है। और ये शुरू कब होता है आमतौर पे, किस उम्र में? लक्षण अक्सर जो हैं वो देर की किशोरावस्था या शुरुआती वयस्कता में दिखने लगते हैं। मतलब मोटे तौर पर कहें तो 16 से 25 साल की उम्र के बीच। ये तो बड़ी अहम उम्र होती है। हाँ, बिल्कुल। जब लोग पढ़ाई, करियर, रिश्ते, इन सब चीजों में आगे बढ़ रहे होते हैं। 30 साल के बाद इसका शुरू होना थोड़ा कम कॉमन है, और 40 के बाद तो काफी रेयर माना जाता है। और पुरुषों और महिलाओं में शुरुआत की उम्र में कोई फर्क है? हाँ, थोड़ा सा पैटर्न अलग देखा गया है। स्टडी मटेरियल बताता है कि 16 से 25 वाले एज ग्रुप में पुरुषों में इसकी शुरुआत थोड़ी ज्यादा देखी जाती है, जबकि 25 से 30 साल की उम्र के बीच महिलाओं में मामले थोड़े ज्यादा सामने आते हैं। इसके कारण पूरी तरह साफ नहीं है, पर यह पैटर्न जरूर है। ठीक है, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इसके कारण क्या है, वजह क्या है? स्टडी मटेरियल तो कहता है कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है, कोई एक कारण नहीं है। बिल्कुल सही। ये जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट मतलब आनुवंशिकी और पर्यावरण, इनके बीच एक बहुत ही जटिल इंटरैक्शन का नतीजा लगता है।
कई सारे फैक्टर्स हैं जो मिलकर रिस्क को बढ़ाते हैं। अगर जेनेटिक्स की बात करें तो ट्विन स्टडीज मतलब जुड़वा बच्चों पर जो स्टडी हुई हैं वो काफ़ी कुछ बताती हैं। अगर एक आइडेंटिकल ट्विन को सिजोफ्रेनिया है तो दूसरे को होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। ये दिखाता है कि जीन्स का रोल तो है। स्टडी यूनिट के हिसाब से हेरिटेबिलिटी करीब 80% तक हो सकती है। 80%? ये तो बहुत ज्यादा है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर परिवार में किसी को है तो बच्चे को होगा ही होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। 80% हेरिटेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि 100% जेनेटिक है। आंकड़े देखिए, अगर माँ बाप में से किसी को नहीं है तो बच्चे में रिस्क सिर्फ 1% है। अच्छा। अगर एक पेरेंट को है तो रिस्क बढ़कर करीब 13% हो जाता है, और अगर दोनों पेरेंट्स को है तब भी रिस्क लगभग 35% ही होता है, 100% नहीं। तो इसका मतलब है कि जीन्स आपको सिर्फ वल्नरेबल बनाते हैं, मतलब ज्यादा संवेदनशील। बीमारी होगी या नहीं ये दूसरे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। और ये इस बात पे भी जोर देता है कि ये कोई खराब परवरिश या पर्सनल वीकनेस का नतीजा नहीं है, इसका एक सॉलिड बायोलॉजिकल बेसिस है। ठीक है, तो जीन्स के अलावा वो कौन से दूसरे फैक्टर्स हैं जिनका जिक्र है स्टडी मटेरियल में, खासकर जन्म से पहले या शुरुआती जीवन से जुड़े? इस पे काफ़ी डिटेल है। कई चीज़ें हैं जो रिस्क बढ़ा सकती हैं, हालांकि इनमें से कोई भी अपने आप में डिसाइसिव नहीं है, ये ध्यान रखना होगा। जैसे जन्म के समय की जटिलताएं मतलब ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस, कुछ स्टडीज में लिंक मिला है। लेकिन बात यह है कि ज़्यादातर लोग जिन्हें जन्म के समय दिक्कतें होती हैं उन्हें सिजोफ्रेनिया नहीं होता, और जिन्हें होता है उनमें से कई को जन्म के समय कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होती। तो ये बस एक एसोसिएशन है। ठीक है। फिर है हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी। अगर जन्म से पहले या उसके दौरान या तुरंत बाद दिमाग को पूरी ऑक्सीजन न मिले तो ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। एनिमल स्टडीज और एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज दोनों इस तरफ इशारा करती हैं। माना जाता है कि ये दिमाग के हिप्पोकैम्पस एरिया को प्रभावित कर सकता है। वो याददाश्त के लिए जरूरी है। हाँ, याददाश्त और लर्निंग के लिए। फिर एक थोड़ी अजीब सी बात है, जन्म का मौसम। जन्म का मौसम कैसे? हाँ, कुछ स्टडीज में देखा गया है कि सर्दियों या शुरुआती वसंत में जन्म लेने वालों में थोड़ा सा ज्यादा रिस्क होता है। शायद इसका कनेक्शन माँ को उस दौरान होने वाले किसी वायरल इन्फेक्शन से हो या विटामिन डी की कमी से, पर यह असर बहुत बड़ा नहीं है। इंटरेस्टिंग। और क्या है इनके अलावा? स्टडी मटेरियल में मैटरनल स्ट्रेस यानी गर्भावस्था में माँ का तनाव, कुपोषण, कुछ इन्फेक्शंस जैसे फ्लू, रूबेला, टॉक्सोप्लाज्मोसिस का भी जिक्र है। पिता की ज्यादा उम्र, माँ और बच्चे के बीच RH ब्लड ग्रुप की इनकम्पैटिबिलिटी और शायद बहुत रेयर मामलों में सीलियाक डिजीज, ये सब भी रिस्क फैक्टर्स की लिस्ट में है। पर फिर वही बात, ये सिर्फ रिस्क बढ़ाते हैं, सीधे कारण नहीं है। यानी बहुत सारे छोटे छोटे संभावित कारक हैं जो शायद मिलकर रिस्क बढ़ाते हैं। क्या बचपन में भी कोई ऐसे संकेत दिख सकते हैं जिन पर ध्यान दिया जा सके पहले से? कहता है कि कुछ बहुत ही हल्के संकेत या एंटीसीडेंट्स हो सकते हैं, पर उन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन होता है उस वक्त। जैसे मोटर डेवलपमेंट में थोड़ी देरी, मतलब चलने फिरने में, या बोलने में थोड़ी दिक्कत, स्कूल में थोड़ी कमजोरी, अकेले खेलना ज्यादा पसंद करना, बाद में थोड़ी सोशल एंजाइटी। पर ये इतने आम या हल्के हो सकते हैं कि आप इन्हें सिजोफ्रेनिया से जोड़ ही नहीं सकते जब तक कि बाद में प्रॉपर लक्षण न दिखने लगे। अच्छा, अब एक और दिलचस्प पहलू पर आते हैं, नशीली दवाओं का इस्तेमाल और सिजोफ्रेनिया का कनेक्शन। इस पर क्या कहता है स्टडी मटेरियल? क्या नशा कारण है या बीमारी का नतीजा? ये एक क्लासिक पहले मुर्गी या अंडा वाला सवाल है, और जवाब शायद दोनों है। ये रिश्ता काफी पेचीदा है। एक तरफ ऐसे सबूत हैं कि कुछ नशीले पदार्थों का सेवन, खासकर अगर कम उम्र में और लगातार किया जाए, तो उन लोगों में सिजोफ्रेनिया को ट्रिगर कर सकता है या लक्षणों को वापस ला सकता है जो जेनेटिकली वल्नरेबल है। मतलब ये एक तरह से चिंगारी का काम कर सकता है। हाँ, कह सकते हैं। दूसरी तरफ ये भी बहुत कॉमन है कि सिजोफ्रेनिया से पीड़ित लोग अपनी बेचैनी, आवाजें सुनने या दूसरे तकलीफदेह लक्षणों से राहत पाने के लिए नशे का सहारा लेते हैं। इसे सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं। तो क्या ये बहुत आम है कि ये दोनों चीजें साथ में पाई जाएं, सिजोफ्रेनिया और नशे की लत? हाँ, बहुत ज्यादा। इसे कोमॉर्बिडिटी कहते हैं।
स्टडी मटेरियल में एक स्टडी का जिक्र है जिसमें पाया गया कि सिजोफ्रेनिया वाले करीब 60% लोग किसी न किसी नशे का इस्तेमाल करते थे। 60%? हाँ, और उनमें से 37% को बाकायदा सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का डायग्नोसिस दिया जा सकता था। ये इलाज को और मुश्किल बना देता है, जाहिर है। क्या स्टडी मटेरियल कुछ खास तरह के नशों के बारे में बताता है? हाँ, कुछ पर ज्यादा फोकस है। पहला है कैनाबिस यानी भांग या गांजा। इसके बारे में काफी डिबेट है। कुछ स्टडीज कहती हैं कि रेगुलर कैनाबिस यूज खासकर टीनेज में सिजोफ्रेनिया डेवलप होने का रिस्क लगभग 2 गुना कर सकता है। 2 गुना? हाँ, और अनुमान है कि करीब 8% मामले शायद इससे जुड़े हो सकते हैं। हालांकि कॉज और इफेक्ट का रिश्ता अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। इस पर बहस जारी है। फिर है एम्फेटामिन और दूसरे स्टिमुलेंट्स। ये दवाएं दिमाग में डोपामाइन बढ़ाती हैं। और डोपामाइन का शिजोफ्रेनिया से लिंक है? हाँ, जो डोपामाइन हाइपोथेसिस है वो यही कहती है कि पॉजिटिव लक्षण डोपामाइन की अधिकता से जुड़े हैं। तो ये दवाएं लक्षणों को बिगाड़ सकती हैं और ये हेल्दी लोगों में भी स्टिमुलेंट साइकोसिस पैदा कर सकती हैं, जो शिजोफ्रेनिया जैसा लगता है। फिर है हेल्यूसिनोजेंस जैसे केटामाइन और पीसीपी। दिलचस्प बात यह है कि रिसर्च में इन्हें शिजोफ्रेनिया का बेहतर मॉडल माना जाता है एलएसडी वगैरह की तुलना में। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव लक्षण नहीं बल्कि नेगेटिव लक्षण और कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स भी पैदा करते हैं, जो शिजोफ्रेनिया की ज्यादा असल तस्वीर पेश करता है। और आखिर में तंबाकू। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। क्या है वो? शिजोफ्रेनिया से पीड़ित लोगों में स्मोकिंग रेट आम आबादी से कहीं ज्यादा होता है। कुछ स्टडीज में 70-80% तक। एक स्कॉटिश स्टडी में ये 58% था, जबकि जनरल पॉपुलेशन में 28%। 70-80%? ये तो अविश्वसनीय रूप से ज्यादा है। क्यों? क्या सोर्स कुछ बताता है? क्या ये भी सेल्फ मेडिकेशन है? हाँ, कई थ्योरीज हैं। एक तो यही कि निकोटीन शायद कुछ कॉग्निटिव लक्षणों को या एंटीसाइकोटिक दवाओं के साइड इफेक्ट्स को कुछ हद तक कम करने में मदद करता हो। एक और अजीब बात जो स्टडी मटेरियल में है वो ये कि इतनी ज्यादा स्मोकिंग के बावजूद सिजोफ्रेनिया के मरीजों में लंग कैंसर का रिस्क कम पाया गया है। ये कैसे हो सकता है? कारण पता नहीं। क्या कोई जेनेटिक प्रोटेक्शन है या दवाओं का कोई असर है, या शायद उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होने की वजह से कैंसर डेवलप होने का टाइम ही नहीं मिलता। पता नहीं। एक स्वीडिश स्टडी में तो स्मोकिंग का थोड़ा प्रोटेक्टिव इफेक्ट भी मिला, लेकिन जाहिर है स्मोकिंग के नुकसान इतने ज्यादा हैं कि इसे किसी भी तरह से फायदेमंद तो मान ही नहीं सकते। तो हमने बायोलॉजिकल फैक्टर्स, अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस और नशे की बात की। क्या सोशल या एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कोई रोल प्ले करते हैं? हाँ, बिल्कुल। स्टडी मटेरियल सोशल एडवर्सिटी मतलब सामाजिक मुश्किलों के महत्व पर जोर देता है, जैसे बचपन में अब्यूज या कोई गंभीर ट्रॉमा झेलना। ये बाद में सिजोफ्रेनिया के डायग्नोसिस के रिस्क को बढ़ाता है। कुछ रिसर्च तो इसे कॉजल लिंक भी मानती है। अच्छा। इसके अलावा कुछ और सोशल फैक्टर्स भी रिस्क से जुड़े पाए गए हैं, जैसे माइग्रेशन। एक देश से दूसरे देश जाकर बसने वालों में रिस्क थोड़ा ज्यादा देखा गया है, शायद सोशल स्ट्रेस, अकेलापन या भेदभाव की वजह से। अर्बन एनवायरनमेंट, शहरों में रहना, खासकर बहुत घनी आबादी वाले इलाकों में, ये लगातार एक रिस्क फैक्टर के तौर पर सामने आया है। शहरों में क्यों? शायद ज्यादा स्ट्रेस, सोशल फ्रैगमेंटेशन, पोल्यूशन, पक्का पता नहीं। स्वीडन की एक बड़ी स्टडी में पाया गया कि सबसे ज्यादा शहरी माहौल में रहने वालों में साइकोसिस का खतरा गांव वालों से 68% से 77% तक ज्यादा था। सोशल डिफीट और डिस्क्रिमिनेशन मतलब माइनॉरिटी ग्रुप्स में होना, नस्ली भेदभाव झेलना या समाज से कटा हुआ महसूस करना भी रिस्क बढ़ा सकता है। और एक बहुत जरूरी चीज है पारिवारिक माहौल। वो कैसे? करीबी रिश्तों में, खासकर परिवार में, अगर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म, हॉस्टिलिटी या ओवर इन्वॉल्वमेंट हो, जिसे रिसर्चर्स हाई एक्सप्रेस्ड इमोशन या HEE कहते हैं, तो ये बीमारी की रिलैप्स मतलब दोबारा उभरने का खतरा काफी बढ़ा देता है। मतलब घर का माहौल बहुत असर डालता है। हाँ, बिल्कुल। अगर घर में लगातार तनाव या नेगेटिविटी हो तो मरीज के लिए ठीक होना और मुश्किल हो जाता है। और फिर बेरोजगारी या खराब हाउसिंग कंडीशंस जैसे फैक्टर्स भी स्ट्रेस बढ़ाकर योगदान दे सकते हैं। ये सब दिखाता है कि शिज़ोफ्रेनिया सिर्फ दिमाग के केमिस्ट्री का मामला नहीं है, हमारा सोशल वर्ल्ड भी इसमें शामिल है। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। स्टडी मटेरियल न्यूरोकॉग्निटिव फंक्शनिंग के बारे में क्या बताता है? इसका मतलब क्या है असल में? ये शिज़ोफ्रेनिया का एक बहुत ही अहम पहलू है जिसे शायद पहले उतनी तवज्जो नहीं मिलती थी। न्यूरोकॉग्निटिव फंक्शनिंग का मतलब है हमारी मेंटल प्रोसेस, ध्यान देना, सीखना,
याद रखना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, प्लानिंग करना। स्टडी मटेरियल साफ बताता है कि शिज़ोफ्रेनिया में इन क्षमताओं में कमी आना, जिसे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कहते हैं, ये एक कोर फीचर है, एक सेंट्रल और स्थायी विशेषता है। ये लगभग सभी मरीजों में किसी न किसी डिग्री में पाई जाती है। तो कौन सी क्षमताएं खास तौर पर प्रभावित होती हैं? वैसे तो लगभग सभी हो सकती हैं, लेकिन कुछ एरियाज में प्रॉब्लम ज्यादा कॉमन है। पहला है अटेंशन यानी ध्यान, किसी एक चीज पर फोकस बनाए रखना या जरूरत पड़ने पर ध्यान एक चीज से हटाकर दूसरी पर ले जाना, इसमें मुश्किल आती है। दूसरा है मेमोरी यानी याददाश्त, खासकर वर्बल मेमोरी, सुनी या पढ़ी हुई जानकारी को याद रखने में दिक्कत, नई चीजें सीखने में परेशानी। और तीसरा जो बहुत जरूरी है वो है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। ये हमारे दिमाग के सीईओ की तरह है। सीईओ मतलब प्लानिंग करना, गोल सेट करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना, फ्लेक्सिबल होना, इन सब में कमी आ सकती है। स्टडी मटेरियल में स्ट्रूप टेस्ट का जिक्र है। उसमें रंगों और शब्दों के बीच कंफ्यूजन पैदा करके देखा जाता है कि क्या व्यक्ति अपनी पहली ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया जैसे शब्द पढ़ना को रोककर सही जवाब यानी रंग बताना दे पाता है। सिजोफ्रेनिया में इसमें अक्सर मुश्किल होती है। और ये समझना क्यों जरूरी है? इन कॉग्निटिव कमियों का क्या असर पड़ता है? ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये कॉग्निटिव कमियां सीधे तौर पर व्यक्ति के रियल लाइफ फंक्शनिंग से जुड़ी होती हैं। मतलब वो रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जीते हैं। अच्छा, फंक्शनल आउटकम से। हाँ, क्या वो नौकरी कर पाते हैं, पढ़ाई रख पाते हैं, सोशल रिश्ते निभा पाते हैं, ये सब उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज पर बहुत डिपेंड करता है। स्टडी मटेरियल साफ कहता है कि ये कमियां अक्सर साइकोटिक लक्षणों से भी ज्यादा इस बात का अंदाजा देती हैं कि व्यक्ति का जीवन कितना बाधित होगा। ये रिहैबिलिटेशन में भी रुकावट डाल सकती है। स्टडी मटेरियल में लिडल के सिंड्रोम का जिक्र है, जो लक्षणों को 3 ग्रुप में बांटते हैं: साइकोमोटर पॉवर्टी, धीमापन, डिसऑर्गेनाइजेशन, असंगठित सोच व्यवहार, और रियलिटी डिस्टॉर्शन, भ्रम मति भ्रम। और इन्हें खास कॉग्निटिव प्रॉब्लम से जोड़ा गया है, जैसे डिसऑर्गेनाइजेशन का संबंध इररेलेवेंट बातें कहने से खुद को रोकने में मुश्किल से है। फ्रिथ के मॉडल का भी जिक्र है, जो बताता है कि कैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में दिक्कतें खास लक्षणों को जन्म दे सकती हैं, जैसे दूसरों के इरादों को ठीक से ना समझ पाना पैरानॉइड डिल्यूजन का कारण बन सकता है। और ये सब में एक जैसा नहीं होता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें हेट्रोजेनिटी भी है, मतलब हर व्यक्ति में कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स का पैटर्न अलग-अलग हो सकता है। ये वाकई एक अहम पहलू है। तो अब बात करते हैं इलाज की। ये एक मुश्किल कंडीशन है, पर क्या स्टडी मटेरियल बताता है कि ट्रीटमेंट के क्या तरीके मौजूद हैं और कितने असरदार हैं? हाँ, ट्रीटमेंट पर भी जानकारी है। ये समझना जरूरी है कि सिजोफ्रेनिया का कोई क्योर या इलाज नहीं है जिससे ये जड़ से खत्म हो जाए, लेकिन ट्रीटमेंट से लक्षणों को कंट्रोल करने और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने में बहुत मदद मिल सकती है। और ट्रीटमेंट आमतौर पर एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होता है, मतलब कई चीजें एक साथ की जाती हैं। सबसे पहले दवाएं यानी मेडिकेशन। एंटीसाइकोटिक दवाएं ट्रीटमेंट का मेन पिलर है। ये खासकर पॉजिटिव लक्षणों को जैसे डिल्यूजन, हैलुसिनेशन, एजिटेशन, इनको कम करने में बहुत असरदार होती हैं। स्टडी मटेरियल में क्लोरप्रोमजीन का जिक्र है, जिसने 1950s में ट्रीटमेंट में क्रांति ला दी थी। आजकल नई दवाएं हैं जिन्हें अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स कहते हैं, वो ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, जैसे रिस्पेरिडोन, ओलांजापाइन, क्वेटियापाइन, एरिपेप्राजोल, क्लोजापाइन। इनका क्या फायदा है पुरानी दवाओं के मुकाबले? इनका बड़ा फायदा ये है कि इनसे पुरानी दवाओं वाले कुछ सीरियस मूवमेंट रिलेटेड साइड इफेक्ट्स जैसे टार्डिव डिस्किनेशिया वो कम होते हैं। लेकिन क्या इन नई दवाओं के कोई साइड इफेक्ट नहीं है? नहीं, साइड इफेक्ट्स तो हैं। एक बड़ी चिंता है वजन बढ़ना और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स का रिस्क, जैसे डायबिटीज। ये कुछ दवाओं जैसे ओलांजापाइन, क्लोजापाइन के साथ ज्यादा देखा जाता है। कुछ दवाएं जैसे जिप्रासिडोन, एरिपेप्राजोल वजन के लिहाज से थोड़ी सेफ मानी जाती हैं। इनके अलावा नींद आना, चक्कर आना, ये सब भी हो सकता है। और एक बहुत रेयर लेकिन सीरियस रिस्क होता है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम का, NMS का। इसमें तेज बुखार, मसल्स में अकड़न और बेहोशी आ सकती है, इसलिए डॉक्टर की निगरानी बहुत जरूरी है। फिर आता है साइकोसोशल ट्रीटमेंट यानी मनोसामाजिक उपचार। दवाएं जरूरी हैं पर अकेली काफी नहीं है। स्टडी मटेरियल जोर देता है कि दवाओं के साथ साथ थेरेपी का इस्तेमाल बहुत जरूरी है।
इसमें कई तरह की थेरेपीज आती हैं, जैसे CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये मरीजों को उनके परेशान करने वाले विचारों और आवाज़ों को समझने और उनसे डील करने के तरीके सिखाने में मदद करती है। स्ट्रेस कम करने और फंक्शनिंग सुधारने में भी असरदार है। अच्छा। फिर है कॉग्निटिव रेमिडिएशन या इन्हांसमेंट। ये सीधे तौर पर उन कॉग्निटिव कमियों पर काम करती है जिनकी हमने बात की, अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें कंप्यूटर बेस्ड एक्सरसाइज या दूसरी टेक्निक्स यूज होती हैं। क्या काम करती हैं? हाँ, शुरुआती सबूत बताते हैं कि ये असरदार है और इससे ब्रेन एक्टिवेशन में भी बदलाव देखे गए हैं। सोशल कॉग्निशन पर भी अब ध्यान दिया जा रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है मेटा कॉग्निटिव ट्रेनिंग, MCT। ये सीधे डिल्यूजन पर काम नहीं करती, बल्कि उन सोच की गलतियों या बायसेस पर काम करती है जो डिल्यूजन को जन्म देती हैं, जैसे जल्दबाजी में नतीजे पर पहुंचना या अपनी गलत सोच पर जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट होना। ये तो काफी अलग अप्रोच है। हाँ, फिर है फैमिली थेरेपी या फैमिली एजुकेशन। क्योंकि हमने देखा कि परिवार का माहौल कितना मायने रखता है, तो फैमिली को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ये थेरेपी परिवार वालों को बीमारी के बारे में एजुकेट करती है, कम्युनिकेशन सुधारती है, स्ट्रेस कम करती है। स्टडी मटेरियल कहता है कि ये रिलैप्स का खतरा कम करने में लगातार फायदेमंद पाई गई है, खासकर अगर ये लंबे समय तक चले। ये केयर गिवर्स पर पड़ने वाले बोझ को भी कम करती है। और भी कुछ? इनके अलावा सोशल स्किल्स ट्रेनिंग और आर्ट या म्यूजिक थेरेपी जैसे क्रिएटिव उपचारों पर भी काम हुआ है। और हाँ, हॉस्पिटलाइजेशन यानी अस्पताल में भर्ती, जब लक्षण बहुत गंभीर हों या व्यक्ति से खुद को या दूसरों को खतरा हो, तो थोड़े समय के लिए भर्ती करना जरूरी हो सकता है ताकि स्थिति स्टेबल हो सके। हालांकि आजकल जोर लंबे समय तक भर्ती रखने के बजाय कम्युनिटी बेस्ड केयर पर है, जिसमें कम्युनिटी मेंटल हेल्थ टीम्स, सपोर्टेड हाउसिंग और एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स शामिल हैं। तो कुल मिलाकर सिजोफ्रेनिया एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुआयामी स्थिति है। हमने देखा कि इसके पीछे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल कई तरह के फैक्टर्स का एक पूरा जाल है। और ये सिर्फ अजीब विचारों या आवाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति की सोचने समझने की जो बेसिक क्षमताएं हैं उन पर भी गहरा असर डालता है। और इलाज भी वैसा ही है, मल्टी डायमेंशनल। दवाएं, अलग अलग तरह की थेरेपी, परिवार का साथ, सब अपनी अपनी जगह जरूरी हैं। बिल्कुल। और जैसा स्टडी मटेरियल भी इशारा करता है, हमारी समझ लगातार बढ़ रही है। ट्रीटमेंट धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं, मरीजों को ज्यादा नॉर्मल जिंदगी जीने में मदद मिल रही है। हम दिमाग में होने वाले बदलावों को भी अब बेहतर समझ रहे हैं। और ये सोच के कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स इस डिसऑर्डर के सेंटर में है, ये इलाज के नए रास्ते खोल रही है। मतलब अब फोकस सिर्फ लक्षणों को दबाने पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की ओवरऑल फंक्शनिंग को बेहतर बनाने पर है। और इसी सोच के साथ हम आज की चर्चा खत्म करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर कॉग्निटिव फंक्शनिंग और रियल लाइफ आउटकम के बीच इतना गहरा रिश्ता है, तो क्या भविष्य में हम ऐसे तरीके विकसित कर सकते हैं जो इन कॉग्निटिव स्किल्स को सीधे तौर पर मजबूत करें? शायद बीमारी के पूरी तरह उभरने से पहले ही। क्या इसे सिजोफ्रेनिया के मैनेजमेंट का एक मुख्य हिस्सा, एक मेन पिलर बनाया जा सकता है? इस पर सोचने और रिसर्च करने की बहुत गुंजाइश है।